नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल आपने बड़ी कविताएं सुनी होगी और अमिताभ बच्चन के मुंह से सुनी होगी। अग्निपथ, अग्निपथ, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और अग्निपथ की बात अमिताभ बच्चन को सुनकर क्या बड़ा जोश आता है। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हम लोगों ने रात भर सुनते थे और ऐसा लगता है कि समाज में जागृति के लिए, अनुशासन के लिए, युद्ध के लिए, और ये तो स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई कविता है, अग्निपथ अग्निपथ। इसी नाम पर एक योजना शुरू हुई है सेना में भर्ती के लिए कि सेना में अग्निपथ और अग्निवीर होंगे। इस योजना का क्या लाभ हो सकता है, क्या खतरे हो सकते हैं, कितना सही है, और इसलिए इस विषय पर बातचीत के लिए जो 1962 से देश की रक्षा के लिए जिन्होंने पूरा जीवन लगाया और अपनी पूरी तैयारी की, देश की सेवा की, हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी। जनरल साहब नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और इसीलिए कह रहे हैं कि आप तो जैसे कहते हैं कि वार मोर्चे पर आपने देखा है, झेला है और जीवन पर्यंत सेवा की है। अब ये जो अग्निपथ आया है, ये तो सही है कि सेना में आना ही अग्निपथ है, यानी आग से खेलने जैसा है, और लेकिन राष्ट्रभक्ति भी है, अंदर से भी आग हो और सामने भी आग हो। आप इस योजना को, अग्निपथ को, किस रूप में देखते हैं? मैं इसका सवाल का जवाब पहले सेंटेंस में थोड़ा अंग्रेजी में दूंगा जी। और ये कोट कर रहा हूँ, हमारे जसवंत सिंह जी होते थे डिफेंस मिनिस्टर जी। उन्होंने कहा था कि आर्मी इज नॉट ए सर्विस, आर्मी इज अ कॉलिंग। यानी कोई इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, आर्मी देश की तरफ एक हमारी जिम्मेवारी है, इट्स अ कॉल ऑन द नेशन। सो सर्विस इन द मिलिट्री इज अ कॉलिंग ऑफ द नेशन। दूसरी बात रही अभी आपने जो कहा कि अग्निपथ और अग्निवीर की बात कर रहे हैं, सरकार ने एक प्रपोजल निकाला है, बड़ा अच्छा प्रपोजल है। इसमें सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सरकार का पहला ऑब्जेक्टिव इसमें यह लग रहा है, जो सरकार ने खुद अनाउंस किया, कि हमारी फ़ौज की एज प्रोफाइल कम होगी, यंगर लोग आएंगे। वेरी गुड। उन्होंने कहा कि हमारा डिफेंस के पेंशन पे बड़ा खर्चा है, वो खर्चा घट जाएगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि टेक सेवी आर्मी में ये यंग बच्चे ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। ये 3-4 बातें मूल थी। अब ये जब पथराव शुरू हो गया पिछले 4-5 दिन से, 3-4 दिन से, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ में कि आई डोंट सपोर्ट, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस पथराव एंड वायलेंस। जो व्यक्ति ये कर रहा है वो फौज के लिए फिट ही नहीं है। जो व्यक्ति ये कर रहा है, देश को जला रहा है, कि देश को बचाएगा वो? हमें ये पता करना है कि ये कौन लोग हैं। इनको तो किसी हालत में फौज में भर्ती होने देना ही नहीं है। और जो वीडियो आप देखते हैं टीवी में आज की तारीख में, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, लड़कियां पत्थर फेंक रही हैं, 35 साल के, 40 साल के लड़के पत्थर फेंक रहे हैं, रेलवे कोचेस जला रहे हैं। आर दे फिट फॉर द आर्मी? वो तो ये आपको लगता है ना कि ये राजनीतिक लोग हो सकते हैं? मैं इसमें तो कोई इसके पीछे माफिया है, कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको डिस्टर्ब मैं ये समझता हूं के लिए। आलोक जी, मैं ये समझता हूं कि दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पर आप ये तो मानेंगे जनरल साहब कि ज्यादा बड़ी संख्या में, चाहे इसमें तो 50,000 अभी भर्ती होना है या हर विंग में भर्ती होना है, जो सच में भर्ती होना चाहते हैं वो पत्थर नहीं उठा रहे होंगे, वो तो कल लाइन में आ जाएंगे। या 2 साल जो नहीं हो पाए उसके लिए जो उम्र को भी 23 अब कर दिया गया है। आपको लगता है कि योजना ये ठीक है कि लगता है कि 4 साल में मेरा क्या होगा? ये जो सवाल पॉलिटिकल नेता भी उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, 4 साल बाद उनका क्या होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? इसमें 2 बातें बड़ी मूल नजर आ रही हैं। पहले दिन जब अनाउंस हुई थी तो कहा था 17.5 से 21 साल। जब थोड़ा सा उस पर ऑपोजिशन हुआ तो कह दिया 2 साल, क्योंकि कोविड की वजह से ये भर्ती नहीं हुई थी, तो 2 साल उम्र बढ़ा के 21 से 23 कर दी। पथराव और बढ़ गया, उसके बाद 26 कर दी। आपने सुना होगा 26 हो गई अब। और एक चैनल सुबह दिखा रही थी शायद 28 होने की भी इसकी उम्मीद है, इंक्रीज दी एज, चाहे 1 टाइम हो। क्या इस एज प्रोफाइल घट गई? जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था सरकार का कि 21 साल की उम्र का आएगा, तो उन्होंने कैलकुलेट किया, हालांकि कैलकुलेशन का फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम, कि उन्होंने कहा था जी 32 साल की उम्र से अब ये 26 साल हो जाएगी। तो अब ये बढ़ाते बढ़ाते अब ये 26 रही कि क्या रही। और मेरा मानना यह है कि 32 साल का जवान भी जो है, 35 साल का जवान जो हो, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा यंग है। दैट इज़ नॉट एन ओल्ड एज टुडे। 32 साल का आदमी यंग है। खैर बहरहाल वो तो बात रही। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पेंशन पर फ़र्क पड़ेगा। अब आज क्या न्यूज़ में देखें कि सरकार ने ये एक और बदलाव दिखाया आज
एक और क्लैरिटी दी है कि जो अग्निवीर 4 साल की सर्विस करके बाहर निकलेंगे उनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% रिजर्वेशन करेंगे, आसाम राइफल में 10% करेंगे, एसपीजी, एनएसजी जो बहुत एलीट फोर्सेस हैं उनमें 10% रिजर्वेशन करेंगे, आईटीबीपी, सीआरपीएफ वगैरह जितने पैरामिलिट्री। तो क्या वहाँ ये जाके पेंशन के लिए नहीं एलिजिबल हो जाएंगे? क्या वहाँ पर भी 4 साल करके इनको बाहर कर दिया जाएगा? वो क्लैरिटी नहीं आई है अभी। तो साहब ये तो क्लियर होगा, लेकिन जैसे आपने, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम प्रोग्राम को कल आज कहते हैं, आप जैसे लोग इंस्पायर करते हैं कि हम आर्मी में जाएं। आप जैसे गए थे तो अब तो ये 4 साल में एक तरह से उनको 10-12 लाख जो कहा गया है कि इतना सब मिल करके उनको जमा मिल जाएगा, कब मिलेगा वो एक ठीक है, वो कैलकुलेट हो। लेकिन क्या आपने भी सोचा था कि 4 साल में हम इतना पैसा कमा लेंगे, मैं 5 साल बाद या मान लो 10 साल बाद मैं छोड़ दूंगा और मेरे पास इतना आ जाएगा कि मैं ऐश से रहूंगा या मुझे ऐसी पेंशन मिलेगी? जब हम लोग भर्ती हुए थे उस समय, और आपको सुनकर अचंभा होगा, जब तक रिटायर हुए हमें यही नहीं पता था हमारी तनख्वाह कितनी है। मनी वॉज नॉट अ क्राइटेरिया टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज। हम लोग ज्वाइन करते थे एक जुनून से, ज्वाइन करते थे वर्दी पहनने की इच्छा से, ज्वाइन करते थे हथियारों को चलाने और सीखने की इच्छा से। भर्ती हुए थे कि देश के झंडे के संग हम खड़े होंगे किसी दिन वर्दी लगा के। आप तो झंडे के संग नहीं खड़े होते ना, आप खड़े होते हैं एज ए सिविलियन। हम जब खड़े होंगे झंडे के सामने एक सैल्यूट करते हैं, एक ब्यूगल बजता है, एक बैंड बजता है, राष्ट्रीय सैल्यूट होता है। तो वो सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती थी एज ए यंग बॉय, और वो आज तक मोटिवेट करती है हमें। कहीं भी अगर नेशनल फ्लैग की बात आती है हम लोग सावधान हो जाते हैं, रिटायर हो चुके हैं। सो द पॉइंट इज, हम लोग फौज ज्वाइन करते हैं नॉट फॉर मनी, हम ज्वाइन करते हैं फौज फॉर अ जज्बा, फॉर अ कॉलिंग ऑफ द नेशन। इसमें कितने गर्व की बात है कि जी 62 की लड़ाई देखिए, 65 की लड़ाई देखिए, 71 की लड़ाई देखिए, कारगिल की लड़ाई देखिए, श्रीलंका की लड़ाई देखिए, इंसर्जेंसी देखिए, कहाँ हम लोगों ने सर्विस नहीं की है। हमारे बहुत साथी शहीद हो गए, कोर्समेट मेरे शहीद हो गए, कितने जवान हमारे सामने शहीद हो गए। लेकिन उसमें आज बताने में गौरव हो रहा है मुझे कि जी कारगिल लड़ाई में हम 3 जने अटैक में जा रहे हैं, मैं राइट में हूँ, एक लेफ्ट में है, एक सेंटर में है, रात का समय है। सडनली रियलाइज किया कि बीच वाला आदमी तो है ही नहीं। तो हमने कहा भाई बीच वाला आदमी कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, रात का समय है। कुछ देर मालूम चला कि उसको दुश्मन की एक गोली आई, यहाँ लगी और गिर के मर गया। यह बताने में मुझे फक्र हो रहा है आज आपको कि वी हैव गॉन थ्रू लाइव फायर। उसमें 3 आदमी से जो सेंटर में थे वो मर गया, बाकी 2 बचे रह गए, आज भी जिंदा हैं दोनों। तो ये साइकोलॉजी क्यों है जनरल साहब कि देखिए ये सेना में क्या है, वो अंग्रेजों के ज़माने जो होता है सेना में भर्ती करें और नौकरी करना है, या अमेरिकन फौज भी हो सकता है आज के मॉडर्न ज़माने में जहाँ ज़्यादा, जर्मन तो फिर भी अपने कंट्री के बारे में होते हैं, चाइनीज़ हो सकता है अपना सोचते हैं, कुछ लोग इस्लामिक कंट्री में कहीं है पाकिस्तान में तो वो भी शायद धर्म या इस्लाम के लिए या अपने देश के लड़ रहे हैं। कुछ ये जो बिल्कुल उसको मटेरियलिस्टिक जिसको कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कि नौकरी के लिए जा रहे हैं, और गाँव का आदमी, एक और बात कही जा रही है, गांव का आदमी ज़्यादा जाता है, 70-80% तो वही जाता है, तो खाली वो नौकरी के लिए जाता है अपना खेती बाड़ी छोड़ करके। आप एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल देख ले, गलवान में क्या हुआ। गलवान वैली में बच्चे गए हैं 21 साल के, 20 साल के, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी स्टिक्स, चाइनीज़ के संग लड़ने, नंगे हाथे लड़े हैं चाइनीज़ के संग। हमारे 20-21 जवान अफसर शहीद हुए वहाँ, चाइना को मार के आए हैं। 40-50 आदमी चाइना मानने को तैयार नहीं कि कितने मरे हैं उनके। ये क्यों हुआ? 21 साल का लड़का मेरी बटालियन का, 3 पंजाब का, शहीद हुआ है वहाँ। उसने कितने चाइनीज़ मार दिए जब चाइनीज़ बड़े बड़े डंडे लेकर आए थे। तो ये क्यों होता है? ये एक जज्बा है कि मैं देश के लिए आज चाइना से लड़ रहा हूँ। चाइना होता कौन है हमारे सामने? हु इज चाइनीज सोल्जर? आके दिखाए सामने, लड़के दिखा दे। ये जज्बात होता है आर्मी के अंदर। इस जज्बात से एक आदमी आता है, गांव से आए चाहे कहीं से भी आए, एंड में वही रहेगा। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान से हमारी कल लड़ाई होती है तो एक जज्बा पैदा होता है, कैसे पाकिस्तान हमको हरा देगा, कौन है ये जनरल साहब देखें कि क्या इस तरह की जो योजना आई, क्या इसमें आर्मी के लोगों को, कुछ लोगों ने जो आपके काडर के रहे, आर्मी में रहे हैं, कुछ लोग इसे असहमत हैं, उनको लगता है कि अरे भाई इससे तो खाली खलासी आएगा, इससे तो खाली नीचे काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला ही मिलेगा। ये कुछ लोगों ने जो असहमति व्यक्त की है, तो क्या सरकार और आर्मी के जो
हैं, इस तरह के विचार विमर्श करके हुआ होगा या होता है कि नहीं? देखिए, इनका डिस्कशन अवश्य हुआ होगा और सुनने में ये आ रहा है, जैसे रिपोर्टें आती हैं कि पिछले 1.5-2 साल से इस पर डिस्कशन चल रहा है। हालांकि हमें मालूम नहीं है, वी आर रिटायर्ड पीपल, वी डोंट नो। ज़रूर चेक हो। अब कौन आ रहा है उस समय इंटरव्यू के टाइम में इसको असेस करेंगे, इसकी पुलिस रिपोर्ट होगी, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक होगी, इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, इसका मेडिकल होगा, तो वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। दूसरी जो बात है वो और गंभीर है, और आज के समय ये मैं कहना नहीं चाहता पर कहना पड़ेगा आपसे मुझे ये, कि आप इसकी अरिथमेटिक देखिए, सिंपल अरिथमेटिक। अगर एक यूनिट के अंदर, अच्छा एक फौज में लड़ता कौन है? एक यूनिट लड़ती है। जनरल नहीं लड़ते, जनरल तो तजवीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर है एक यूनिट का, वो है असली यूनिट, असली काम करती है, चाहे इन्फेंट्री की हो, चाहे आर्मर्ड कोर की हो, चाहे आर्टिलरी की हो। अगर उसके पास 100 व्यक्ति हैं, आज की तारीख में 100% ऑफ फुली ट्रेंड सोल्जर्स जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग कर रखी है। उसमें हो सकता है कि कल भी एक जवान आया हो, तो कल 10-15 जवान आए होंगे, बाकी तो है ना। और ये शुरू से ट्रेनिंग करके, तो आज जब अग्निवीर आएगा तो 80% विल बी रेगुलर एंड 20% विल बी अग्निवीर्स। अब अग्निवीर की ट्रेनिंग कितनी हुई? इंस्टेड ऑफ 9 months रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ अ सोल्जर इन रेजिमेंटल सेंटर, उसकी 6 महीने हुई, तो उतनी तो कम हो गई ना। अब यूनिट में आया, अब यूनिट आजकल हाईटेक यूनिट्स हैं, चाहे आर्मर्ड कोर हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे सिग्नल्स हो, कितना हाईटेक इक्विपमेंट है, उसको क्या एकदम से अब्जॉर्ब कर लेगा कोई? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन्फेंट्री को जो लोग समझते हैं कि नॉन टेक्निकल, नॉन मॉडर्नाइज्ड है, वो भी आजकल बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है। इन्फेंट्री बटालियन को देख लीजिए आप, इन्फेंट्री बटालियन में रेडियो सेट्स कितने आधुनिक आ गए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक वेपन्स, किस्म किस्म के हथियार हैं। इसकी सिखलाई देना ज़रूरी है कि नहीं है? तो इसकी सिखलाई देने के लिए हमें अलग से कार्डर चलाने पड़ते हैं। जो रेगुलर जवान 9 महीने की ट्रेनिंग करके आता है, जिसको हम यंग सोल्जर कहते हैं, उसको पहले हम यंग सोल्जर कार्डर कराते हैं। फिर उसके बाद उसको यूनिट के अंदर एसिमुलेट का, एक सेक्शन में 11 आदमी होते हैं, उसमें एक जाएगा नया लड़का, बाकी 10 के संग रह के सीखेगा। एक सोल्जर 6-7 साल के बाद असली सोल्जर बनता है। अब कमांडिंग ऑफिसर को टास्क क्या मिलेगा? गलवान का टास्क मिलेगा, कैलाश रेंज का टास्क मिलेगा, किसी हार्डकोर टेररिस्ट को पकड़ना है, कश्मीर में मारना है, वो टास्क मिलेगा। उरी याद है आपको? उरी ऑपरेशन, जी बिल्कुल, उरी जैसा टास्क मिलेगा। कमांडिंग ऑफिसर क्या करेगा? उस टास्क के लिए जो बेस्ट व्यक्ति होगा उसको भेजेगा। कोई कमांडिंग ऑफिसर इंडियन आर्मी का ऐसा नहीं है आज जो कि फेलियर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चाहे आर्मी चीफ हो, उन्होंने तब कह दिया कि चाहे ये टीम जो भी है, वी विल मेक इट अ सक्सेस। और मुझे पूरा यकीन है कि आर्मी के सीनियर ऑफिसर इस स्कीम को सक्सेसफुल करेंगे। कमांडिंग ऑफिसर भी टास्क जो मिलेगा उसको सक्सेस करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अभी उसके पास 100% रिसोर्स थी, अब वो रिसोर्स 20% कम हो गई, 20% कम रिसोर्स हो गई। अब 20% कम रिसोर्स हो गई तो प्रेशर पड़ा यूनिट के ऊपर। जो काम 100 आदमी में बढ़ सकता था वो 80 में बढ़ रहा है। तो जो एक डिफिकल्ट टास्क आएगा, रोज डिफिकल्ट टास्क आते हैं, टेररिज्म के टास्क रोज आते हैं, गलवान जैसे रोज आते हैं, कैलाश रेंज जैसे रोज आते हैं, तो वहाँ हमें 80% से ही लड़के ढूंढने पड़ेंगे। आई विल एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मैं उस टास्क के लिए उसी लड़के को भेजूंगा, उन्हीं लड़कों को भेजूंगा जिन पर मुझे भरोसा है, जिन पर मुझे मालूम है ये टेररिस्ट के साथ, टेररिस्ट से पहले उसको आइडेंटिफाई करके गोली मार के मार देंगे। इट्स ए स्प्लिट सेकिंग जॉब। लेकिन क्या ये इस योजना इसीलिए कुछ यूक्रेन का अनुभव देखा कि जब जरूरत होती है हम लोग ऐसे, या दूसरे देशों में इजराइल में भी ये हुआ कि वहाँ ट्रेनिंग ऐसे इससे साल दी जाती है ताकि बाद में वो काम आ सके, क्योंकि छोटे कंट्री हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इट। दूसरा एक उदाहरण है जर्मनी, जहाँ पर मिलिट्री 1 साल आपका जरूर सर्विस करिए तब आपको डिग्री मिलेगी। आपको नहीं लगता कि ये योजना थोड़ी सी कुछ, या तो उसको उस रूप में देखा गया है, बाहर से हमने कुछ प्रेरणा ली है, या हमने हमारे यहाँ भी सोचा कि ठीक है आर्मी में बाद में भी वो लोग जब जरूरत होगी, जैसे 62 वार आई, 71 वार आई, उस समय कम लोग थे, इसीलिए एनसीसी को भी कंपलसरी किया गया, 68 में उसको खत्म कर दिया गया। क्या इस तरह का ये मॉडल है? देखिए, इस तरह का मॉडल मुझे नहीं लगता। हमें एक युद्ध की देखिए, फौज की प्राइमरी टास्क क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। क्या फौज का टास्क ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है? क्या हम इस देश को ट्रेन करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे?
अब बड़ी बात यह है कि हम अब आज कहते हैं कि हम इसको ट्रेन करके बाहर भेजेंगे, और वो हल्ला हो रहा है कि बाहर भेज के ये करेगा क्या। तो उसका एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। आप जाइए 1962 पे, जब सडनली आर्मी की इंक्रीमेंट हुई थी, तो इन्होंने शुरू की थी एक इमरजेंसी कमीशन। इमरजेंसी कमीशन 5 साल की होती थी, उसके बाद कुछ लोग आर्मी में रह जाते थे, उनकी वॉलंटियर्स और आर्मी उनको फिट मानती। शॉर्ट सर्विस कमीशन भी, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। उसमें क्या जब ये बाहर जाते हैं इनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सिविल सर्विसेज में जब मेन एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट या ऐसे कुछ होता है, इनके लिए 2 या 3 सब्जेक्ट में हुआ था। कई एक इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, कई एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आर्मी से निकलने के बाद उन्होंने तैयारी की, पढ़ाई की, लिखाई की, और सिविल सर्विसेज में बैठे और वहाँ पास होके IAS बन गए, IFS बन गए, पुलिस बन गए, इनकम टैक्स बन गए। उनको वहाँ पे आर्मी की सर्विस की सीनियरिटी भी मिली। अगर आपने आर्मी में 5 साल सर्विस की है तो 2 साल का उसको एंटीडेट मिला वहाँ। तो अगर इन जवानों के लिए हम इस किस्म की कोई स्कीम लाएं कि ये 4 साल या नौकरी करें, मिलिट्री ट्रेनिंग ले लें, अपने आप को और बेटर बनाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, और बाहर निकल के एक कॉम्पिटिटिव इम्तहान में बैठें जी, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एजुकेशन क्वालिफाई। अगर BA है तो सिविल सर्विस के लिए बैठ सकता है, या कोई और उसने कोई डिग्री हासिल की है तो वो किसी भी इम्तहान, और वहाँ इसकी आपने इसको कह दिया कि अगर आपने 4 साल आर्मी में नौकरी किया तो 2 साल आपको एंटीडेट मिलेगी। तो दिस मैन विल बी वेरी हैप्पी टू कम, वर्क हार्ड हियर, लर्न फ्रॉम द आर्मी, गेट एक्स्ट्रा स्किल्स, एंड देन गो आउट एंड सेटल हिमसेल्फ इन अ बेटर वे। सोसाइटी में जो इस तरह का, क्या आप चूंकि आप इतने सालों तक आपने सेवा की है और देश में एक इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि भाई एक डिसिप्लिन सोसाइटी हो, एक नेशनलिज्म भी जिसमें हो, एक वो राष्ट्रवाद जो धर्म से जुड़ा हो, उस पर हम नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं। तो उस दृष्टि से NCC का मोटोज रहा डिसिप्लिन और नेशनलिज्म, जिसको कहते हैं कि राष्ट्रभाव, राष्ट्रभक्ति और एकता, इंटीग्रेशन। हमें क्या लगता है कि NCC जैसी चीज भारत में कंपलसरी किया जाना चाहिए, ताकि सोसाइटी में ही आएगा ना, उसमें से कोई आर्मी में जाते ही हैं लोग, हजारों लोग गए हैं, हम लोग NCC में रह करके आए, इसलिए शायद डिसिप्लिन को समझते हैं। तो NCC इज ए वेरी गुड आइडिया। NCC कंपलसरी होनी चाहिए हर एक स्कूल में, उसका एक किस्म से कोई ग्रेडिंग होनी चाहिए, कोई एग्जाम, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, A-B-C तक सर्टिफिकेट, और हर एक सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू होती है। अगर आपने C सर्टिफिकेट ले रखा है तो आई थिंक यू गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट टू बिकम एन ऑफिसर और सिलेक्टेड फॉर एन ऑफिसर। एंड इवन फॉर द मॉडल स्कूल में, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल है, होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल, गरीब आदमी का बच्चा है वो NCC जाता है, दूसरा बच्चा जो मॉडल स्कूल में पढ़ता है या DPS पढ़ता है वो क्रिकेट में चला जाता है, तो भाई वो पैसा कमाएगा। नहीं भाई साहब, नहीं, सॉरी, मैं मॉडर्न स्कूल का हूँ। 1948 से 58 तक मैं मॉडर्न स्कूल में रहा हूँ 10 साल, 12 कंबर रोड में। वी हैड कंपल्सरी NCC। यस, मैं मॉडर्न स्कूल से NCC कैंप में 4 दफा गया हूँ। अब नहीं है ना सर? हाँ, तो दैट इज रॉन्ग। NCC इज अ वेरी गुड थिंग, दैट मोटिवेट्स बेटर, दैट क्रिएट्स अ बेटर डिसिप्लिन पर्सन। वो सीधा चलता है, फिर छाती उठाकर उसको यूनिफॉर्म पहनने का एक जज्बा रहता है, एक डिजायर रहता है। आप इस ओवरऑल, चूंकि हम अंत में इस बात कहेंगे कि आप भविष्य कैसे देखते हैं, चूंकि आप 80 साल की उम्र में भारत का भविष्य आप कैसे देखते हैं, इस तरह की योजना, भारत का युवा, भारत में आ रहे जवान और चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों से चुनौती? देखिए, मैं भारत को आज समझता हूं कि इट्स ऑन द राइट पाथ ओवरऑल। ये एक इशू है, अग्निपथ इज एक इशू, ये ट्वीक होके इम्प्रूव होगा। अभी देखिए जिस तरह से रोज बातें निकल रही हैं, कुछ खामियां निकल रही हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ पब्लिक बता रही है, कुछ हम रिटायर्ड लोग बता रहे हैं, कुछ आर्मी के अंदर ही मंथन होगा। इस चीज़ को करने से पहले अगर ट्रायल थोड़ा सा हो जाता तो बेहतर रहता। लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है, आप देखिए ढोकलम में चाइनीज़ को हमने कैसे पछाड़ दिया। हमने आज चाइना की हमारे से स्ट्रेंथ कितनी गुना ज़्यादा है। क्या चाइना की स्ट्रेंथ से वहाँ डरती है आर्मी? हम उन्हें 50,000 आदमी लगाए लद्दाख में, हमने 50,000 लगा दिया, आओ लड़ लो। चाइना लड़ने से डरता है हमसे। अब ये कैसे हुआ? एक नेशनल की इमेज बनती है ना जब, तो दैट इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स। आर्म फोर्सेज इज वन थिंग, इकोनॉमी इज अनदर थिंग, डिप्लोमेसी इज अनदर थिंग, एंड अबव एवरीथिंग लीडरशिप। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी एक, एन आर्मी of 1,000 tigers led by a sheep will be defeated, but an army of 1,000 sheep led by a tiger will be victorious. So leadership का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी देश की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर रहे तो आप कैसे चलेंगे आगे? डिप्लोमेसी,
डिप्लोमेसी इज अ वेरी मेजर टूल एंड ऑल दीज आर बैक्ड बाय द मिलिट्री. अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है तो आपकी डिप्लोमेसी. आज आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखिए क्या बयान देती है आजकल. You listen to the remarks of the foreign minister. और लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलवेज सपोर्टेड आर्मी को ही मान रहे हैं. नहीं, आप आज देखिए ना, अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, कभी पहले सुने ऐसे? क्यों? बिकॉज द कंट्री हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज. पीपल हैव गॉट फेथ इन द आर्मी टुडे एंड आर्मी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट. 71 में पिटाई की इनकी, कारगिल में पिटाई की इनकी, डोकलम में इनको हटा दिया बिना लड़े, कारगिल में, लद्दाख में स्टेलमेट हो रहा है. सो द आर्मी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, द डिप्लोमेसी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, द इकोनॉमी इज डेवलपिंग. दीज आर व्हाट आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया. आज कहीं 5 देश के हेड्स ऑफ मीटिंग होती है, बाइडन साहब की, जॉनसन साहब की, मोदी साहब, सबसे आगे तो मोदी साहब दिखते हैं हमें हर एक फोटोग्राफ में. अब वो भी एक चरिश्मा है. सो एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू पॉलिटिकल डिबेट. आपका सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या भारत का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं. आई सी इट एज अ ब्राइट फ्यूचर. दीज आर स्मॉल थिंग्स विच विल हैपन. जो अग्नि हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा. इसमें काफ़ी चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, घटानी पड़ेंगी. ट्रायल होगा, देखते हैं क्या होता है. सरकार ही सोचेगी इसके बारे में. आर्मी की तरफ से दिस योजना विल बी सक्सेसफुल. चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये योजना अग्निपथ आगे बढ़ता रहेगा. आग से खेलने के लिए आर्मी, लीडरशिप हो तो आर्मी, और देश की सुरक्षा, देश की एकता, संप्रभुता के लिए आर्मी हमेशा अपना योगदान देती रहेगी. जनरल साहब, इस कार्यक्रम में भाग लेने के बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. हम आशा करते हैं कि जो विश्वास व्यक्त किया है जनरल साहब ने, देश उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा. धन्यवाद, नमस्कार. अगली बार फिर एक मेहमान के साथ मुलाकात होगी. धन्यवाद.